नमस्कार दोस्तों, हमें लास्ट वीक मार्केट में वीकली चार्ट पर डोजी कैंडल देखने को मिल चुकी है। लेकिन अब यहाँ पर क्या सिनेरियो बनने वाला है? क्या मार्केट यहाँ से अपर साइड जाना कंटिन्यू कर सकती है या फिर से हमें गिरावट देखने को मिल सकती है? उन सभी चीज़ों के ऊपर हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। कौन कौन सी हमें अपडेट सुनने को मिल जा रही हैं जिसका इम्पैक्ट हमें नेक्स्ट वीक मार्केट पर देखने को मिल सकता है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बढ़ते हैं, जो हमें यहाँ पर चीज़ें देखने को मिल जा रही हैं, चार्ट पैटर्न कैसा बनते हुए नजर आ रहा है। देखिए, जो प्रीवियस वीक की कैंडल थी बड़ी रेड कैंडल थी, और जो इस वीक की कैंडल है डोजी कैंडल बनते हुए नजर आई है। लेकिन अगर हम बैंक्स की तरफ बढ़े तो बैंक्स में हमें क्या चीज देखने को मिल जा रही है? जो प्रीवियस वीक की कैंडल थी उसको इस वीक की कैंडल ने ऑलमोस्ट एनगल्फ किया है। अब देखिए, ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, विच मीन्स की जो नेक्स्ट वीक के लिए मार्केट में ट्रेंड देखने को मिल सकता है, वो बैंक्स यहाँ पर फ्रंट सीट पर बैठते हुए नजर आएंगे। लेकिन अगर हम आईटी सेक्टर की बात करें तो आईटी सेक्टर भी नेक्स्ट वीक के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, उसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। उससे पहले अगर हम यहाँ पर रिजल्ट की बात करेंगे, कौन से इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जहां पर हमारा फोकस होना चाहिए। अगर हम रिलायंस के रिजल्ट की बात करें, देखिए रिलायंस के रिजल्ट इस बार अच्छे आए हैं, जो एक्सपेक्टेशन थी उससे अच्छे हमें देखने को मिल चुके हैं। लेकिन ये जो रिजल्ट है मार्केट में ऑलरेडी फैक्टर इन हो चुके हैं, तो उस चीज के ऊपर फोकस करना है। अब इसकी वजह से क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आएगा? अगर रिलायंस यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बिहेवियर शो करता है, जो अदर यहाँ पर सेक्टर होने वाले हैं वहां से हमें वीकनेस देखने को मिल सकती है, तो उसके ऊपर हमारा फोकस होना चाहिए। लेकिन अगर हम यहाँ पर ग्लोबल मार्केट की बात करेंगे, अभी के लिए ग्लोबल मार्केट में क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होने वाली हैं, जैसे कि जो पॉवल फेड चेयर हैं उनकी जो रिटायरमेंट है बहुत ज़्यादा पास आ चुकी है, एंड देर इज़ अ हायर पॉसिबिलिटी की जो ट्रंप है उन्होंने नेक्स्ट फेड चेयरमैन को चुन लिया है। अब देखिए, यहाँ पर कुछ ऐसे नाम हैं जहां पर आपको फोकस करना है। फर्स्ट जो नाम है केविन हेजट एंड केविन वॉश। देखिए, इनके नाम हालांकि स्पेल करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाते हैं, लेकिन हम इंडियंस के लिए हम इतने ही इनके नाम को स्पेल कर सकते हैं, जैसे कि हमारे नाम इनको स्पेल करने नहीं आते हैं, वैसे भी हम भी इनके नाम को ये अपने एक्सेंट में कैसे कहते हैं वो भी हम इनको कॉपी नहीं करने वाले हैं। लेकिन अगर हम ओवरऑल यहाँ पर चीज़ों की तरफ बढ़े, अब जो ये दो नाम हैं, ये दो नाम नेक्स्ट फेड चेयरमैन के लिए आगे आ सकते हैं। देखना पड़ेगा यहाँ पर कौन जीतता है, लेकिन जो भी जीतेगा वो ट्रंप का फेवरेट होने वाला है। अब इसकी वजह से क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आएगा? ये मार्केट के लिए, स्पेशली जो यूएस मार्केट है उसके लिए काइंड ऑफ अ पॉजिटिव न्यूज़ बनकर आ रही है, बिकॉज अगर ट्रंप के ही फेड चेयरमैन चुने जाते हैं, देखिए हर बार तो ऐसे ही होता है। जैसे कि अगर हम पॉवल की बात करें तो 2018 में भी ट्रंप ने ही उनको चुना था, लेकिन पॉवल उनके अगेंस्ट चले गए थे। अब यहाँ पर क्या चीज़ें फोकस में करने वाली हैं? जो ये दो नाम हैं ये ट्रंप के फेवरेट हैं, विच मीन्स की ये ट्रंप को बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं करने वाले हैं, उनके अगेंस्ट नहीं जाने वाले हैं, जिसकी वजह से क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आएगा? जो यूएस की मार्केट है इसको काइंड ऑफ अ पॉजिटिव लेकर चल सकती है। लेकिन अगर हम नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े, देखिए जैसे कि इस बार ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज नहीं मिला था, लेकिन वो फिर भी लेकर ही माने। जिनको नोबेल पीस प्राइज मिला था वो वेनेजुएला की ऑपोजिशन पार्टी की मेंबर थी। अभी के लिए उन्होंने ये जो नोबेल पीस प्राइज है उनको ट्रंप को दे दिया। देखिए, अगर हम वेनेजुएला पॉलिटिक्स की बात करें, ट्रंप ने जो वेनेजुएला की वाइस प्रेसिडेंट थी उसको ही प्रेसिडेंट वहां पर बना दिया है, जबकि जो वेस्टर्न कंट्रीज की फेवरेट थी ओपोजिशन लीडर, उनको प्रेसिडेंट नहीं बनाया गया है। अभी के लिए वो पूरी कोशिश कर रही है कि उनको वेनेजुएला की गवर्नमेंट सत्ता दी जाए। अब देखते हैं यहाँ पर क्या सिनेरियो बनता है, लेकिन ट्रंप ने अभी तक के लिए भी कोई यहाँ पर प्रॉमिस नहीं किया है। अब इसके पीछे का क्या रीजन है? मान लीजिए कि जो करंट वेनेजुएला में गवर्नमेंट है, अगर उनको टॉपल डाउन कर कर जो ऑपोजिशन की गवर्नमेंट है उसको लेकर आया जाता है, उस समय जो करंट गवर्नमेंट है उनके जो आर्मी में वफादार होंगे, उसकी वजह से क्या सिनेरियो बनेगा? कंट्री में एक काइंड ऑफ अ सिविल वॉर छिड़ सकती है, जो कि ट्रंप अभी के लिए अफोर्ड नहीं कर सकता है, जिसकी वजह से उन्होंने ऑपोजिशन लीडर को कोई भी मौका नहीं दिया है। हालांकि अगर हम वेनेजुएला की करंट सिचुएशन की बात करें तो जो आम लोग वहां पर चीज़ों को सह रहे थे वो वैसे ही सहते हुए नजर आ रहे हैं, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। हालांकि यूएसए को यहाँ पर फायदा हुआ है बिकॉज ऑफ द क्रूड ऑयल, जो कि ट्रंप भी यही चाहता है। देखिए, ट्रंप एक बिजनेसमैन है, उनका कोई लेना देना नहीं है कि यहाँ पर लोग कैसे रह रहे हैं, वो देखते हैं कि उनका फायदा कहाँ पर है। और यूएस में जो भी प्रेसिडेंट रहते हैं, हालांकि वो जितने भी यहाँ पर कहने को दयालु हो, दयावान हो, लेकिन वो सोचते ओनली इंडस्ट्री की हैं, बिकॉज यूएसए इंडस्ट्री के ऊपर ही चला हुआ है। जब भी वहां पर प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं उनको कौन फंड करता है? इंडस्ट्रीज। अगर इंडस्ट्री उनको फंड नहीं करेंगी वो जीत भी नहीं पाएंगे। अब अगर नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े, अब देखिए नेक्स्ट अपडेट यहाँ पर मार्केट के लिए, जो स्पेशली यूरोपियन मार्केट है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, बिकॉज यहाँ पर ट्रंप ने किस चीज़ के बारे में अपडेट किया है कि और जो भी यूएस को ग्रीनलैंड की तरफ लेकर आने में मदद नहीं करेगा उसके ऊपर वो टैरिफ भी लगा सकते हैं। अब देखिए, ये जो चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिल जा रही है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब देखना पड़ेगा यहाँ पर कितनी कंट्रीज यूएस के फेवर में आती हैं, बिकॉज हो सकता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ कंट्री यूएस के फेवर में भी बयान देना शुरू कर दें कि जो ग्रीनलैंड है उसको यूएस को दे देना चाहिए। बट अगर हम यहाँ पर यूरोपियन कंट्रीज की बात करें, वहां पर देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उनका यहाँ पर क्या मानना है, बिकॉज अगर वो भी ऐसा कहते हैं तो उस समय मार्केट की जो सिचुएशन है थोड़ा
डिफरेंट हो सकती है। स्पेशली जो यूएस मार्केट है उसके लिए तो काइंड ऑफ है बहुत बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ निकल कर आएगी, लेकिन जो यूरोपियन मार्केट है उनके लिए नेगेटिव न्यूज़ हो सकती है। बट अगर हम यहाँ पर ओवरऑल सिनेरियो की तरफ बढ़ें, एंड वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करते हो, जो जगह जो भी आपके यहाँ पर कमेंट्स रहते हैं मैं सब कमेंट्स यहाँ पर पढ़ता हूँ। मेक श्योर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा और बेल को ऑल पर किया सॉट आप यहाँ पर कोई वीडियो मिस ना कर पाए। देखिए जो हमारा एनालिसिस होता है वो अनबेस्ट होता है, यहाँ पर क्या चीज़ें बनकर आ रही हैं, कैसे मार्केट यहाँ पर मूव कर सकती है, सभी चीज़ों के ऊपर हम यहाँ पर डिस्कशन करते हैं। जैसे कि हमने मार्केट में जोन्स को डिस्कस किया था, अच्छी तरह से पैन आउट होते हुए नजर आई हैं। मार्केट ने जैसे ही ओपन किया उसके बाद 25,692 705 की जोन में ही यहाँ पर सपोर्टली अगेन अपर साइड जाना कंटिन्यू किया और मार्केट ने कहां से रेजिस्टेंस फेस की है 25,862 875। यहीं से मार्केट ने फिर से रिवर्सल शुरू किया है और जहां पर मार्केट ने क्लोजिंग की ऑलमोस्ट वहीं पर ही ओपनिंग की और वहीं पर ही क्लोजिंग की है। अब जब भी मार्केट ऐसा मूव करती है वहां पर देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्या सेटअप बनते हुए नजर आ रहे हैं और नेक्स्ट वीक के लिए कौन सी यहाँ पर इंपॉर्टेंट जोन्स होने वाली हैं वो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। अगर हम नेक्स्ट वीक के लिए मार्केट की रेंज की बात करें, देखिए मार्केट की जो यहाँ पर हमें रेंज देखने को मिल सकती है ऑलमोस्ट 700 टू 800 पॉइंट की देखने को मिल सकती है। बैंक्स की बात करें तो बैंक्स की जो रेंज यहाँ पर बनते हुए नजर आएगी 1500 टू 2000 पॉइंट की देखने को मिल सकती है। लेकिन यहाँ पर कौन सी इंपॉर्टेंट जोन्स हैं वो तो चलिए हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले हम यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट हमें अपडेट सुनने को मिल जा रही हैं उनको कंप्लीट कर लेते हैं। अब देखिए रिसेंटली हमें यहाँ पर क्या सुनने को मिला था कि जो यूरोपियन ट्रूप्स हैं वो ग्रीनलैंड में उतर चुके हैं, लेकिन अगर हम इनके नंबर की बात करें ओनली 40 ट्रूप यहाँ पर यूरोप से आए हैं ग्रीनलैंड की मदद करने के लिए। जबकि अगर हम यूएस की बात करें, यूएस की जो आर्मी है वर्ल्ड में नंबर 1 है, अब उसको काउंटर करने के लिए अगर इतने ही ट्रूप यहाँ पर भेजे जाते हैं विच मीन्स की जो यूरोपियन कंट्री से कुछ ज़्यादा फेवर में नहीं है आर्मी टू आर्मी कन्फ्लिक्ट में। हालांकि देखिए यूएसए से कोई भी पंगा नहीं लेना चाहता है, स्पेशली जो यूरोपियन कंट्री हैं। अगर हम यहाँ पर नेटो की भी बात करें तो नेटो का जो सबसे बड़ा मेंबर है वो तो यूएसए है। अगर यूएसए यहाँ पर जो भी डिसीजन लेगा वो अदर कंट्रीज को मानना पड़ता है, जिसकी वजह से अभी के लिए हमें यहाँ पर क्या सिनेरियो देखने को मिल जा रहा है। ऑन टेबल यहाँ पर कोई ना कोई बात हो सकती है, लेकिन अगर हम ऑन फील्ड की बात करें तो वहां पर तो यूएसए ही जीतते हुए नजर आ रहा है। अब देखिए इसका इम्पैक्ट हमें डोमेस्टिक मार्केट पर कैसे देखने को मिल सकता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। अगर हम डोमेस्टिकली मार्केट की बात करें, देखिए ग्रीनलैंड अगर यूएसए के हाथ जाएगा या फिर यूरोपियन कंट्रीज के हाथ में जाएगा, डोमेस्टिक मार्केट के लिए कोई भी यहाँ पर कोई ज़्यादा सिचुएशन डिफरेंट होने वाली नहीं है, बिकॉज हमारा ग्रीनलैंड नेबर नहीं है। बट अगर हम रशिया और चाइना की बात करें तो ये चीज़ें रशिया और चाइना के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसकी वजह से क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आएगा, देखिए ग्रीनलैंड एक बड़ी कंट्री है अगर हम एरिया वाइज की बात करें, बट अगर हम पॉपुलेशन की बात करें ओनली 60,000 पीपल वहां पर रहते हैं 57,000 के आसपास, जिसकी वजह से क्या सिनेरियो बन जाता है कि वो खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हैं रशिया, चाइना या फिर यूएसए जैसी बड़ी पावर से। अब ये चीज़ यूएसए यहाँ पर क्यों करते हुए नजर आ रहा है, बिकॉज उनको ये लगता है कि जो रशिया और चाइना है वो ग्रीनलैंड को कभी ना कभी हथिया सकते हैं, जिसकी वजह से यूएसए को यहाँ पर पहल कर देनी चाहिए। बट अगर हम यहाँ पर ग्रीनलैंड के लोगों की बात करें तो उनके लिए तो ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन हो चुकी है, बिकॉज वो पहले भी डेनमार्क से अलग होना चाहते थे। उनका ये मानना था कि ग्रीनलैंड एक सोवरेन नेशन है और उसको वैसे ही यहाँ पर रन करना चाहिए। बट अगर हम रिसेंटली यहाँ पर चीज़ों की तरफ बढ़े, उनकी जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनका ये कहना है लास्ट डेज हैव बीन टफ, कि जो पिछले कुछ दिन हैं बहुत ज़्यादा टफ हो चुके हैं बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूस यूएस प्रेशर। अब ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, जैसे इसके बारे में कोई नई अपडेट आएगी वो तो चलिए हम डिस्कस करने वाले हैं। बट अगर हम नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ें, देखिए ट्रंप का जो लोकल पॉलिटिक्स है उस पर ध्यान कम है, लेकिन अगर हम ग्लोबल पॉलिटिक्स की बात करें तो वहां पर उनका ध्यान कुछ ज़्यादा है। अगर उनके नेबरिंग नेशन की बात करें, कनाडा की बात करें, देखिए ट्रंप ने रिसेंटली इस चीज़ के बारे में अपडेट किया है कि कनाडा को चाइना के साथ डील कर लेनी चाहिए, अगर वो ऐसा नहीं करते हैं उनका नुकसान होने वाला है। अब ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, बिकॉज रिसेंटली हमें प्रीवियसली क्या चीज़ें सुनने को मिल जाती थी, जो प्रीवियस प्रेसिडेंट थे और जो ट्रम्प थे हर समय यही कहते थे कि जो कनाडा है उसको यूएसए के साथ ज़्यादा रिलेशन रखने चाहिए, चाइना के साथ उसे बिल्कुल भी रिलेशन नहीं रखने हैं। अगर उनको चाइना के साथ कोई भी रिलेशन रखने भी हैं तो वो यूएसए से ही होकर जाएंगे। अब ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि अगर वो कनाडा को डायरेक्टली यहाँ पर कह रहे हैं कि आपको कनाडा के साथ चाइना के साथ रिलेशन अच्छे करने चाहिए, वहाँ से डील कर लेनी चाहिए। अब ये देखना इंपॉर्टेंट होने वाला है कि वहाँ पर यूएसए की भी कोई इन्वॉल्वमेंट होती है या नहीं। अगर यूएसए की यहाँ पर कोई भी इन्वॉल्वमेंट होती है तो उस समय जो पहले ऐसी सिचुएशन थी वैसे ही चलते हुए नजर आएगी, उसमें कोई भी हमें चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर यहाँ पर यूएसए की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती तो उस समय कनाडा का क्या रुख होता है वो देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। बट अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े, देखिए जैसे कि 14 जनवरी को यूएस की सुप्रीम कोर्ट में डिसीजन आना था ऑन द टैरिफ, लेकिन वो नहीं आ पाया। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर क्या कहा कि उनका जो डिसीजन है उनको अभी के लिए यहाँ पर
नेक्स्ट हेयरिंग तक होल्ड किया जाने वाला है। अब यहाँ पर क्या सिचुएशन हमें सुनने को मिल जा रही थी, पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी यहाँ पर डेट नहीं दी थी कि नेक्स्ट डेट कौन सी होने वाली है। अभी के लिए वो डेट निकल कर आ चुकी है, जनवरी ऑफ द 20th यहाँ पर डेट होने वाली है, तो उस पर फोकस करना है। जैसे ही यहाँ पर कुछ भी सुनने को मिलेगा वो तो चलिए हम डिस्कस करने वाले हैं, बट अगर हम नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ें, अब देखिए यहाँ पर जो हमें चीज़ें देखने को मिल जा रही हैं, जैसे कि यूएसए कंटिन्यूसली ग्रीनलैंड के ऊपर प्रेशर बना रहा है कि उनको ग्रीनलैंड यूएसए के साथ मिल जाना चाहिए। बट अगर हम यहाँ पर चाइना की बात करें, देखिए चाइना ने यहाँ पर रिसेंटली इस चीज़ के बारे में अपडेट किया है कि यूएसए को छोटी कंट्रीज को डराना नहीं चाहिए। अब देखिए ये चाइना की तरफ से हमें सुनने को मिल रहा है, थोड़ा सा हमें डिफरेंट लग सकता है, लेकिन देखिए जो भी बड़ी कंट्रीज रहती हैं वो अपने से छोटी कंट्रीज को डराती हैं, धमकाती हैं। जैसे ही दूसरी जो कंट्री बड़ी कंट्री रहती है, अगर वो कुछ भी करती है, उस समय जो अदर बिग नेशंस रहते हैं वो भी उनको कहना शुरू कर देते हैं कि आपको स्मॉल नेशंस को धमकाना नहीं चाहिए। अब यही चीज़ें यहाँ पर होते हुए नजर आ रही हैं। बट अगर हम नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ें, जैसे कि मैंने आपको इस चीज़ के बारे में अपडेट किया है कि जो वेनेजुएला की ऑपोजिशन लीडर है उनको जो यहाँ पर नोबेल पीस प्राइज मिला था उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को दे दिया है। अब ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। हालांकि नोबेल पीस प्राइज कमेटी की बात करें तो उनका तो यही कहना है कि नोबेल पीस प्राइज को किसी को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है, लेकिन ट्रंप तो ट्रंप है, उन्होंने ये चीज़ यहाँ पर ले ली है। अगर हम नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े, अब देखिए जैसे ही मैंने आपको इस चीज़ के बारे में अपडेट किया था कि रिसेंटली यूएसए ने 75 कंट्रीज ऐसी अपडेट की हैं जिनको वीज़ा डिनाई किया जाने वाला है। अब इसके पीछे उन्होंने क्या रीज़न दिया है, अगर वो यूएसए में आते हैं तो उस समय जो यूएस की गवर्नमेंट है उनके ऊपर बर्डन पड़ जाता है। हालांकि इसमें जो टूरिस्ट वीज़ा है और जो बिजनेस वीज़ा है उनको कंक्लूड नहीं किया गया है, इंक्लूड नहीं किया गया है। ओनली जो पीआर के लिए वीज़ा जाते हैं उनको ही यहाँ पर इंक्लूड किया गया है, जिसमें कि इंडिया के जितने भी नेबरिंग कंट्रीज हैं उनके सबके नाम हैं, बट हालांकि इंडिया का नाम नहीं है, जो कि एक इंपॉर्टेंट चीज़ हो सकती है, बिकॉज इंडिया से बहुत ज़्यादा H1B वीज़ा के ऊपर काम करने जाते हैं, फिर उसके बाद वहाँ पर पीआर भी ले सकते हैं। अभी के लिए यहाँ पर हमें क्या सिचुएशन देखने को मिल जाएगी कि जो इंडिया की आईटी सेक्टर है जिसकी वजह से हमें यहाँ पर मार्केट में मोमेंटम देखने को मिल जाता है, बहुत बार वहाँ पर हमें मोमेंटम देखने को मिल सकता है, काइंड ऑफ ए पॉजिटिव न्यूज़ है। अगर हम एफआईज के डाटा की बात करें, देखिए एफआईज कंटिन्यूसली यहाँ पर सेलिंग ही करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके ऊपर हमने पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं कि एफआईज यहां पर क्यों कंटिन्यूसली सेलिंग कर रहे हैं, बिकॉज एफआईज के लिए अभी के लिए डोमेस्टिकली मार्केट में आने के लिए कोई भी बड़ा रीजन नहीं है। बड़ा रीजन कहां पर आ सकता है, इंडिया और यूएसए की जो टैरिफ डील है कंप्लीट हो जाए, जिसकी पॉसिबिलिटी अभी के लिए हमें बनते हुए नजर आ रही है। बिकॉज रिसेंटली हमें लास्ट वीक ही ऐसा सुनने को मिला था यूएस और इंडियन ऑफिशियल की तरफ से कि जो इंडिया और यूएसए की टैरिफ डील है उसके ऊपर जो मीटिंग होने वाली है जल्दी कंक्लूड हो सकती है। देखते हैं यहाँ पर क्या बयान आता है, बिकॉज अगर ये जितना लंबा खींचेगा उतना ही डीआईज का यहाँ पर कॉन्फिडेंस कम हो सकता है, और एफआईज तो कंटिन्यूसली सेलिंग कर रहे हैं। अगर डीआईज भी यहाँ पर ग्रीन में डाटा शो नहीं करेंगे तो उस समय मार्केट सस्टेन नहीं कर पाएगी। अभी के लिए मार्केट में इसकी वजह से हमें बीरिशनेस देखने को मिल जा रही है। जैसी मार्केट ऊपर जाती है वहां पर एफआईज अगेन सेलिंग करना शुरू कर देते हैं, रेड में डाटा शो करना शुरू कर देते हैं। देखते हैं यहाँ पर क्या सिनेरियो बनता है, लेकिन जैसे ही इसके ऊपर कोई नई अपडेट आती है वो तो चलिए हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर हम यहाँ पर यूएस मार्केट की बात करें, यूएस मार्केट में अभी के लिए कौन से इंपॉर्टेंट डाटा होने वाले हैं, देखिए यूएस मार्केट में जो हमें यहाँ पर चीजें देखने को मिल जा रही हैं, जो प्रीवियस हमें डाटा भी देखने को मिल जा रहे हैं, वो मार्केट के हालांकि फेयर में ही आते हुए नजर आ रहे हैं, एक्सपेक्टेड लाइन के आसपास ही देखने को मिल जा रहे हैं। ना ही कोई बहुत ज्यादा ऊपर आ रहे हैं, ना ही कोई बहुत ज्यादा नीचे आ रहे हैं, जिसकी वजह से मार्केट भी उसको वैसे ही रिस्पेक्ट करते हुए नजर आ रही है, कुछ ज्यादा मूव नहीं करते हुए नजर आ रही है। अभी के लिए जो हमें क्रिप्टो में यहाँ पर मोमेंटम देखने को मिल जा रहा है, क्रिप्टो ऑलमोस्ट 95,000 के आसपास है। अगर 95,400 के ऊपर अगर अगेन 15 मिनट कैंडल यहाँ पर क्लोज करती है, नेक्स्ट यहाँ पर 96,000 के आसपास बनने वाली है, उसका फिर से यहाँ पर इसको एनालाइज करना पड़ेगा। लोअर एंड की बात कर लेते हैं, लोअर एंड में 98,850 के नीचे, 94,850 के नीचे अगर 15 मिनट कैंडल क्लोज करती है डाउन साइड में, नेक्स्ट जोन यहाँ पर 94,150 की होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट जोन 93,550 की बनते हुए नजर आ रही है। और देखिए जिसको भी क्रिप्टो में इंटरेस्ट है तो मैंने कॉइन डीसीज का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, वहां से अकाउंट ओपन कर सकते हैं। जैसे ही अकाउंट ओपन करिएगा उसके बारे में मुझे मैसेज कर दीजिएगा, जिसको भी क्रिप्टो चैनल में जो भी मैं अपडेट करता हूँ वो जाननी है। और देखिए जैसे कि क्रिप्टो ऊपर से अच्छा खासा गिर चुकी है तो यहाँ पर एसआईपी भी ऑप्शन बन जाता है। कॉइन डीसीज में एक ऑप्शन है जहां पर एसआईपी भी की जा सकती है, उसके ऊपर आपको और भी जानना है तो उसके बारे में आप बता दीजिएगा, मैं आपको इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो लेकर आ जाऊंगा। अगर हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट जोन्स की बात करेंगे, अभी के लिए जो नेक्स्ट वीक के लिए इंपॉर्टेंट जोन्स होने वाली हैं वहां पर हमें इन जोन्स के ऊपर फोकस करना है। अगर हम डेली चार्ट्स की तरफ बढ़े, जैसे कि हम इस चीज़ को यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे कि अगर मार्केट 50 डायमा के नीचे क्लोज करती है उसके बाद जो 100 डायमा है उसको टेस्ट करने की पॉसिबिलिटी बनते हुए नजर आएगी। अभी के लिए मार्केट 100 डायमा के आसपास सस्टेन करने की कोशिश कर रही है, लेकिन जैसे ही डेली चार्ट्स के ऊपर 100 डायमा के नीचे हमें क्लोजिंग देखने को मिल जाती है, जो 200 डायमा है उसको टेस्ट करने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा बनते हुए नजर आएगी।
लेकिन जैसे ही 100 एमए के नीचे मार्केट ऑन द डेली टाइम फ्रेम क्लोज करती है, नेक्स्ट जोन यहाँ पर 425 की होने वाली है। उसके बाद जैसे ही डेली चार्ट्स के ऊपर इसके नीचे हमें क्लोजिंग देखने को मिलती है, देन जो 200 एमए उसको टेस्ट करने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। जैसे ही मार्केट 200 एमए के आसपास आएगी वहां पर सस्टेन करने की कोशिश कर सकती है। जब भी मार्केट इस जोन के आसपास आएगी फिर से हम इसको एनालाइज करने वाले हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर अपरेंट की बात करें, अब देखिए जैसे कि जो 50 डैम है उसके ऊपर फोकस करके चलना है। अगर मार्केट 50 डैम के ऊपर क्लोज करती है, नेक्स्ट जोन यहाँ पर 26,050 की होने वाली है। उसके बाद जो नेक्स्ट जोन यहाँ पर देखने को मिल सकती है 26,200 की बनने वाली है। हालांकि इसकी पॉसिबिलिटी अभी के लिए थोड़ा कम है कि मार्केट एकदम से मूव करते हुए नजर आए, बिकॉज जो अभी के लिए हमें यहाँ पर सेलिंग प्रेशर देखने को मिल जा रहा है, 200 एमए को टेस्ट करने की पॉसिबिलिटी यहाँ पर बनते हुए नजर आ रही है, प्रोवाइडेड मार्केट 100 एमए के नीचे ऑन द डेली टाइम फ्रेम क्लोज करते हुए नजर आए। बैंक्स की बात कर लेते हैं। जैसे कि बैंक्स में हमें एक अच्छा खासा रिवर्सल देखने को मिल चुका है एज कम्पेयर टू ओवरऑल मार्केट। अब यहाँ पर किस चीज के ऊपर फोकस करना है, जैसे कि बैंक्स ऑल टाइम हाई के पास है। अभी के लिए मैं यहाँ पर वेट करने वाला हूँ कि बैंक्स अगेन ऑल टाइम हाई के ऊपर डेली चार्ट्स के ऊपर क्लोजिंग दे। अगर बैंक्स ऐसा करने में कामयाब हो जाते हैं, उसके बाद नेक्स्ट जोन यहाँ पर 60,950 की बनते हुए नजर आ रही है। उसके बाद 60,950 से लेकर 61,100 की जोन में एक अच्छी खासी रेजिस्टेंस जोन है। जैसी मार्केट इस जोन के ऊपर जाएगी उसके बाद जो नेक्स्ट जोन यहाँ पर बनने वाली है 61,650 की देखने को मिल सकती है। लो रेंट की बात कर लेते हैं। देखिए लो रेंट में अगर बैंक्स 20 डैम के नीचे क्लोज करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट जोन यहाँ पर ऑलमोस्ट 58,850 की बनते हुए नजर आ रही है। अब ये जो 20 डैम यहाँ पर होने वाली है ऑलमोस्ट 59,500 के आसपास है। तो इसके ऊपर हमें किस चीज़ के ऊपर फोकस करना है कि 59,500 के नीचे अगर मार्केट डेली चार्ट्स के ऊपर क्लोजिंग देती है, उसके बाद जो 50 डैम है उसको टेस्ट करने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। उसके बाद जो नेक्स्ट जोन यहाँ पर होने वाली है ऑलमोस्ट 58,250 की बनते हुए नजर आ रही है। अगर हम सेंसेस की बात करें कि सेंसेस में कौन सी इंपॉर्टेंट जोन्स हमें देखने को मिल सकती हैं, देखिए सेंसेस में 83,200 की जोन के ऊपर फोकस करना है। अगर 83,200 के नीचे डेली चार्ट्स के ऊपर क्लोजिंग देखने को मिल जाती है, उसके बाद जो 200 एमए है उसको टेस्ट करने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा बनते हुए नजर आ रही है। जब भी 200 एमए के आसपास सेंसेस आएगा फिर से हम इसको एनालाइज करने वाले हैं, लेकिन अभी के लिए इस जोन के ऊपर ही फोकस करके चलना है। अगर हम अपरेंट की बात करें, देखिए अपरेंट में 84,000 के ऊपर अगर डेली चार्ट्स के ऊपर क्लोजिंग देखने को मिल जाती है, नेक्स्ट जोन यहाँ पर 84,750 की होने वाली है। उसके बाद हालांकि मार्केट यहाँ पर रेंज बाउंड हो सकती है। जब भी मार्केट इन जोन्स के आसपास आएगी फिर से हम इसको एनालाइज करने वाले हैं। अगर हम मिड कैप की बात करें, अब देखिए मिड कैप जिस जोन के आसपास है अभी के लिए यहां से ब्रेकडाउन देखने को मिल सकता है, प्रोवाइडेड मिड कैप 13,600 के नीचे ऑन द डेली टाइम फ्रेम क्लोज करे। जैसे ही 600 के नीचे ऑन द डेली टाइम फ्रेम क्लोज हमें देखने को मिल जाता है, उसके बाद नेक्स्ट जोन यहां पर ऑलमोस्ट 13,415 की देखने को मिल सकती है। हालांकि जब मार्केट इस जोन के आसपास आएगी वहां पर सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकती है, लेकिन जैसे ही 400 के नीचे ऑन द डेली टाइम फ्रेम हमें क्लोजिंग देखने को मिल जाती है, नेक्स्ट जोन यहाँ पर 255 की बनते हुए नजर आ रही है। अपरेंट की बात कर लेते हैं। अगर 20 डैम के ऊपर क्लोजिंग देखने को मिल जाती है, विच मीन्स कि अगर मिड कैप 13,800 के ऊपर ऑन द डेली टाइम फ्रेम क्लोज करता है, नेक्स्ट जोन यहाँ पर 950 की देखने को मिल सकती है। उसके बाद 13,950 से लेकर 14,025 की जोन में एक अच्छी खासी रेजिस्टेंस जोन बन चुकी है। जब भी मिड कैप इस जोन के आसपास आएगा तो वहां पर रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। जैसे ही मिड कैप इस जोन के आसपास आएगा तो फिर से हम इसको एनालाइज करने वाले हैं। तो जो ओवरऑल हमें यहाँ पर चीज़ें देखने को मिल जा रही हैं, कौन सी हमें यहाँ पर जोन्स बनते हुए नजर आ रही हैं, सभी चीज़ों के ऊपर हमने इस वीडियो में डिस्कशन कर ली है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम सोमवार के लिए कौन सी इंपॉर्टेंट जोन्स होने वाली हैं उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। इस वीडियो में हमने डिटेल्ड यहाँ पर एनालाइज किया है कि जो नेक्स्ट वीक के लिए कौन सी इंपॉर्टेंट जोन्स होने वाली हैं उसके ऊपर फोकस करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।